प्यारे बच्चों, शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गणित विषय में कुछ नई जानकारी लेकर आए हैं। तो आज हमारे सहयोगी इसमें टिहरी से सरोजनी रावत मैम हैं और प्रेम प्रकाश जोशी हैं, और उत्तरकाशी से बड़ोला सर हैं, विजय प्रकाश बड़ोला। तो आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्वागत करती हूँ अपने शिक्षक साथियों का, जो इस शैक्षिक नवाचारी संवाद की जो ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम है उसमें सहयोग कर रहे हैं। तो बच्चों, जो आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं गणित विषय। और गणित विषय में जिस प्रकार से कि हमारी ये प्रतियोगिता परीक्षाएं चलने वाली है, उसमें नवोदय का हमारा अब एग्जाम होने वाला है, तो उसी से संबंधित जो मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। तो चलते हम जो पहले मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं उनमें आपके पास, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था बेटा कि असंगत को अलग करना से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि अभी तक जो जवाहर नवोदय का जो पेपर हुआ होगा उसमें जो पुराने वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं को हमने लिया है सैंपल के तौर पर, ठीक है ना। तो इसमें आपके 5 प्रकार के प्रश्न आते हैं। उन्हीं 5 प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनमें से एक प्रकार होता है आपका कि कोई 4 प्रकार के आपको चित्र दिए हुए होंगे और उनमें से आपको उस चित्र को अलग करना है जो बाकी 3 से अलग होगा। तो हम देखते हैं कि इस चित्र में बाकी 3 से अलग कौन सा है ना। तो इसमें जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले सभी चित्रों में जो ये निशान बना है ये आपको कैसा लग रहा है। देखो, इस प्रकार की नोक बनी है, सब में इस प्रकार की नोक बनी है। लेकिन जो चौथा वाला चित्र है उसमें जो नोक बनी है चिड़िया की, वो बिल्कुल स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन के द्वारा बनी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला चित्र असंगत है, यानी कि आपका 16 का उत्तर क्या होगा बेटा, 4th वाला, ठीक है, ये आपका आंसर है। उसी प्रकार के 17 वाले क्वेश्चन में हम चलते हैं। तो इसमें क्या भिन्नता है और क्या समानता है 3 चित्रों में। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार का फिगर है ना, इस प्रकार का है सभी चित्रों में, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। लेकिन हम देख पा रहे होंगे कि जो ये वाला चित्र है, इसमें जो चित्र है आपका, तो इसमें जो कम पार्ट है वो बाहर है और बड़ा पार्ट क्या है, गोले के अंदर है। बाकी सभी चित्रों में छोटा पार्ट अंदर है, बड़ा पार्ट बाहर है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन चौथे चित्र में हमारा क्या है, बड़ा पार्ट अंदर है और छोटा पार्ट बाहर है। तो हमारा 4th वाला आंसर होगा इसमें। अगले चित्र में हम चलते हैं 18 में। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार का सर्कल है और इसमें एक प्लस का निशान है और एक बिंदु है हमारे पास, है ना। तो प्लस है और बिंदु है, प्लस है, बिंदु है, प्लस है, बिंदु है। लेकिन इस वाले चित्र में प्रथम मल्टीप्लाइड है, गुणा का चिन्ह है और बिंदु है। तो हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, असंगत चौथा वाला हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपने 19वें प्रश्न पे। 19वें प्रश्न पे आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार का हमारे पास चित्र दिया हुआ है और उसमें 2 चिन्ह हैं, एक गोला है और एक गुणा का चिन्ह है। तो हम देख पा रहे हैं एक गोला है, गुणा का चिन्ह है, एक वृत्त है, गुणा का चिन्ह है, वृत्त है, गुणा का चिन्ह है। तीनों में ये बात समान आ रही है। लेकिन इस वाले में क्या है बेटा, एक वृत्त है आपका, ठीक है, और वो भी बाहर है और गुणा का चिन्ह इसमें नहीं है। तो हमारा असंगत कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। अब इसके बाद आते हैं हम 20वें प्रश्न पे। इसमें आप देख पा रहे हो इस प्रकार का एक षटभुज बनाया गया है और यहाँ पर एक एरो आ रहा है इसमें, और यहाँ पर एक समांतर रेखा है। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारी ये समांतर रेखा है, फिर एक खाली है और फिर एरो है, फिर ये समांतर रेखा है, खाली है, फिर एक भुजा है, फिर ये एरो है। इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये समांतर रेखा है, खाली है, एक रेखा है और ये एरो है। लेकिन इस वाले चित्र में एक समांतर रेखा है, फिर खाली है, खाली है, खाली है, फिर एरो है।
इन तीनों में तो समानता है, लेकिन इस चित्र में समानता नहीं है, इसलिए हमारा तीसरा वाला क्या हो जाएगा, आपका असंगत हो जाएगा। उसी प्रकार हम 21वें प्रश्न पे आते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे 4 कपड़े बने हुए हैं। ये शर्ट है, ये फ्रॉक है और ये भी शर्ट है ऊपर का, जो हम शरीर के ऊपर के भाग में पहनते हैं। लेकिन ये है, ये हम क्या शरीर के निचले भाग में पहनते हैं, पैंट टाइप की जो बना रखी है। तो इनमें समानता है तीनों में कि ये शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाते हैं, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये शरीर के निचले भाग में पहना जाता है। तो इसलिए हमारा इस वाले प्रश्न में असंगत क्या होगा, चौथे वाला प्रश्न, चौथा जो होगा हमारा ये क्या होगा, असंगत होगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न में। 22वें प्रश्न में आप देख पा रहे होंगे कि एक सर्कल है और उसके क्या है बेटा, पार्ट किए हुए हैं। अब पार्ट में भी आप देख रहे हो कि आमने और सामने क्या है, इस पार्ट को क्या है, छायांकित किया हुआ है, आमने सामने को छायांकित किया हुआ है। इसमें भी आमने सामने को छायांकित किया हुआ है, यानी कि शेडेड किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखो, सर्कल वही है, पार्ट भी वही है, लेकिन इसमें आमने और सामना यहाँ पर क्या है, शेडेड नहीं है। तो हमारा 22वें प्रश्न में पहला वाला क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं अगले 23वें क्वेश्चन में। इसमें भी हमारा एक प्रकार का चित्र है, ये ऐसा बना हुआ है, इसमें प्रकार से क्रॉस है और एक लाइन इस तरीके से है। तो यही पैटर्न हमें इसमें भी दिख रहा है बेटा और इसमें भी दिख रहा है, तीनों एक जैसे पैटर्न दिख रहे हैं। लेकिन ये वाला क्या है, इन तीनों को फॉलो नहीं कर रहा है ना। तो हमारा 23वें में क्या उत्तर हो जाएगा, हमारा तीसरा वाला हमारा असंगत हो जाएगा। तो 23वें में जब आप निशान लगाओगे तो हमारा तीसरा वाला उत्तर सही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपका 24वां प्रश्न। इसमें क्या असंगत है। अब देखो बेटा, इसमें ये एक त्रिभुज है और इसके अंदर भी एक त्रिभुज है। ये एक वृत्त है, इसके अंदर भी एक वृत्त है। ये एक चतुर्भुज है, इसके अंदर भी एक चतुर्भुज है। यानी कि एक क्रम जो है कि आकृति के अंदर आकृति, और वो भी समान आकृति, इसमें भी फॉलो हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन ये एक आकृति ऐसी है जिसमें आकृति के अंदर तो आकृति है, लेकिन वो उल्टी फॉलो हो रही है। तो हमारा असंगत क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीसरा वाला आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम 25वें प्रश्न पे आते हैं। अब देखो, ये आकृति, ये आकृति और ये आकृति कहीं ना कहीं ये एक क्या है, एक एरो को फॉलो कर रही है। इसमें भी हाफ एरो बना है, अगर मैं इसे कंप्लीट करती हूँ, ये फुल एरो है, ये भी आपका क्या है, तीर का निशान है। लेकिन जो ये चौथी वाली आकृति है, इसमें कोई तीर का निशान नहीं है। ये क्या है, एक प्लायर टाइप का बना रहा है, पंच प्लायर होता है ना, उस तरीके, उस टाइप की ये आकृति है। तो हमारा इसमें क्या होगा, चौथे वाला क्या होगा, उत्तर होगा हमारा असंगत होगा ये बाकी तीन आकृतियों से। अब हम नीचे नेक्स्ट आकृति पे चलते हैं, 26वें प्रश्न पे। इसमें देखो बेटा, ये एक चम्मच जैसा है, ये एक चाकू जैसा है, और ये एक कांटा होता है ना जिसे हम खाते हैं, उससे है। मतलब ये तीनों ही चीज क्या है, किसी ने जिसे हम हाथ से यूज करते हैं, किसी ने किसी चीज को उठाने के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर बाल्टी एक ऐसी असंगत चीज है जिसमें हम कुछ डालते हैं, बल्कि इससे हम कुछ उठाते नहीं हैं। तो हमारा इसमें कौन सा असंगत हो जाएगा, 26वें में फोर्थ हो जाएगा। ठीक है। आज हम आते हैं 27वें प्रश्न पे। ठीक है, 27वें प्रश्न पे क्या है आपका, यहाँ पर देखो बेटा, एक लाइन है और 4 इसमें यहाँ पर क्या है, गोले हैं। ठीक है। अब देखो, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें देखने के प्रयास करो। तो इसमें क्या है, 2 खाली गोले हैं और 2 भरे हुए हैं। ठीक है, 2 खाली हैं, 2 भरे हैं, 2 खाली हैं और 2 भरे हैं। लेकिन ये एक ऐसा चित्र है जिसमें 3 भरे हुए हैं और 1 खाली है। तो हमारा असंगत क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला हमारा असंगत हो जाएगा। अब हम आते हैं 28वें प्रश्न पे। इसमें देखिए आप, है ना, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या आपको असंगत लग रहा है। इसमें आप देखेंगे कि ये त्रिभुज है
ये वृत्त है, ये चतुर्भुज है और ये भी चतुर्भुज है। इन तीनों आकृतियों में, इसमें और इसमें और इसमें, ये तीन आकृतियां बेटा सरल रेखा से बनी है। सरल रेखा जानते हैं, जो सीधी रेखा होती है। लेकिन जो ये वाला चित्र है, ये सीधी रेखा से नहीं बनकर वक्राकार रेखा से बना है। वक्र जानते हैं आप, इस प्रकार की जो रेखा होती है जो सीधी नहीं होती है। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, इसमें असंगत होगा। तो इसी प्रकार का जो मैंने प्रश्न आपके सामने रखे हैं, ये एक प्रकार है जो नवोदय के प्रश्नों में परीक्षा में पूछे जाते हैं। 5 प्रकार के पूछे जाते हैं बेटा आपसे, 1, 2, 3, 4 और 5। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो एक प्रकार है। तो इसमें जो मैंने आपको बताया था अभी, ये वाला देखो उसी प्रकार का प्रश्न है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, बल्कि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो भिन्न चित्र का चयन करें। तो एक वैरायटी तो ये हो गई है ना, जो आपको अभी बताई है। तो इसमें क्या है, भिन्न है। जैसे इसमें एक त्रिभुज है और 2 गोले हैं। ठीक है, इसमें भी एक अंदर है, एक बाहर है, अंदर है, बाहर है, अंदर है, बाहर है। लेकिन इसमें क्या है, दोनों बिंदु जो है बाहर है। तो हमारा असंगत क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी एक वैरायटी, एक भाग। अब देखो दूसरे भाग में क्या पूछा जाता है। दूसरे भाग में पूछा जाता है, ये सबसे आसान पार्ट होता है बेटा, कि जो ये एक प्रश्न आकृति है, इन 4 में से सेम टू सेम सदृश आकृति यानी कि समान दिखने वाली कौन सी आकृति है, ये तो हम बड़े आराम से बता देंगे। इसकी तरह कौन सी दिख रही है आपको, बी दिख रहा है, बी इसका आंसर हो गया। इसके बाद इसकी तरह कौन सी दिख रही है आपको, ये वाली दिख रही है, ये इसका आंसर हो गया। 7th में इस आकृति की तरह आपको कौन सी आकृति दिख रही है, ये आकृति दिख रही है। इस आकृति की तरह आपको सी दिख रहा है। तो ये सबसे आसान पोर्शन होता है बेटा मेंटल एबिलिटी में, समान आकृति वाला, सदृश आकृति वाला। इसके बाद आपकी तीसरे प्रकार के जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आता है कि आपको एक चित्र बताया गया है। इस चित्र में से 4 भाग हैं, 1, 2, 3 आपको दिया है। इन तीनों से अंदाजा लगा के बताना है आपको कि चौथी आकृति कैसी होगी। तो इसमें बेटा आपने कुछ नहीं करना है, जो ये 3 भाग है ना, इसी की आकृति इस चौथे भाग में ही बना लो। जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, इसको भी कंप्लीट कर दो। तो हम इन प्रश्नों पर थे कि आकृति को पूर्ण करने वाला है ना। तो अब अगली आकृति देखो आप। ठीक है, इस आकृति को हम यहाँ पर पूरी करते हैं। तो ऐसे मिलाते हैं बेटा, इसको इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे, और फिर इसको भी कंप्लीट कर दो। दूसरा ये है ऐसा ऐसा ऐसा, और इसको भी कंप्लीट कर दो। और जो लाइन यहाँ पर खींची है इसको भी कंप्लीट कर दो। अब देखो ये वाली आकृति किसकी तरह लग रही है आपको, किसकी तरह लग रही है, पी की तरह लग रही है हमें ये आकृति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसी प्रकार से अब हम अगली वैरायटी आते हैं प्रश्न की। ये आता है बेटा कि आप ये एक सीरीज बन रही है। ठीक है, ये इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हमको इसमें एक पैटर्न ढूंढना है और वो पैटर्न हमें इस वाले खाने पे लगाना है। अब क्या पैटर्न है देखो, इसमें 2 एरो इस तरीके से है, फिर ये दोनों एरो उल्टे हो जाते हैं नीचे की साइड, फिर ये एरो ऊपर की साइड हो जाते हैं। तो अगली इसमें क्या होगा, ये दोनों एरो कहाँ होंगे बेटा, नीचे की साइड होंगे। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा इसमें, सी वाला। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, सी वाला हमारा आंसर होगा इसमें। इसके बाद है हमारा अगला, अभी मैं आपको बता रही थी कि अगला पैटर्न होता है कि आकृति को ढूंढो कि अब अगली उसमें खाने में कौन सी आकृति आएगी। तो हम इसमें देख रहे हैं हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है। लेकिन एक बार ये नीचे की साइड था, फिर ये इस साइड हुआ, फिर ये ऊपर की साइड हुआ। तो अब की बार कौन सा आएगा, बी वाला। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आकृति का जो क्रम है उसको बताओ। फिर अगला पैटर्न आता है बेटा आपके पास, जैसे इसमें है ए ई आई, तो हम जानते हैं ये वॉबल्स है, ए ई आई, फिर यहाँ पे क्या आता है, ओ आएगा, तो ओ इसका आंसर होगा, है ना। इसमें अब अगला पैटर्न क्या आता है बेटा आपका कि
इन दो आकृतियों में आपने एक समानता ढूंढनी है और वही पैटर्न आपको इसमें फॉलो करना है। जैसे इसमें क्या था, दो त्रिभुज थे और दोनों के कोण आपस में मिल रहे थे, तो अगले में क्या हुआ, इनको उल्टा कर दिया और दोनों के आधार आपस में मिल गए। तो ये तो सेम आकृति है, इसके तो कोण आधार कुछ नहीं है, आधार है पर कोणे नहीं है इसमें, तो सेम टू सेम यही आकृति क्या हमें यहाँ पर भी मिल जाएगी। इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, अगले में क्या है आपका, अगली जो पैटर्न आता है आपका, उसमें देखो ये आता है आपका कि ये एक आकृति है आपकी और इसका एक टुकड़ा हमने यहाँ से निकाल दिया है, इतना टुकड़ा, ये वाला। तो आपको बताना है कि ये वाला टुकड़ा इन चारों में से कौन सा होगा, यानी कि कौन सा मैं ऐसा टुकड़ा है जो यहाँ पे लगाऊं वो फिट हो जाए। तो मैं देख रही हूँ कि ये आकृति इस आकृति से मैच कर रही है, तो मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ये वाली आकृति है, तो इसको कंप्लीट करो बेटा, इस तरीके से ऐसे कंप्लीट करो। अब आप इस वाले पोर्शन पे फोकस करो। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, जिसको मैंने रेड किया है, ये किससे मिलता जुलता लग रहा है आपको, गौर से देखना है इसमें। यही है बेटा ऑब्जर्वेशन स्किल, आप कितना अच्छा ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। तो इसमें देखो, अगर मैं इस टुकड़े को उठाकर यहाँ पर लगा दूं तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अभी मैं सफाई से दिखाती हूँ आपको। ये वाला टुकड़ा है ना, उठाकर अगर मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि देखो ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसे, ये नोक है, तो ये देखो ऐसे ये टुकड़ा इसमें फिट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब हम अगली उसमें आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, एक आता है बेटा आपका दर्पण वाला। ठीक है, अब आपका जैसे ये बुक है, तो हमेशा देखो दर्पण के सामने यहाँ पर ये सबसे आगे आपका के है, तो दर्पण के सामने भी सबसे आगे के ही बनेगा, लेकिन के बनेगा उल्टा इस तरीके से। ठीक है, तो हमारा देखो ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हमारे ये तीन आंसर बचे हैं। ओ आपका ऐसे ही आएगा, फिर बी जो आपका ऐसे बना है, दर्पण यानी कि शीशा लगाने पे आपका बी ऐसे बनेगा बेटा, उल्टा बनेगा। तो हमारा किससे मैच हो रहा है ये आंसर, किससे मैच हो रहा है बेटा, हमारा डी से मैच हो रहा है ये। ठीक है, इस वाले से मैच हो रहा है। अब अगली उसमें आते हैं हम पैटर्न में। क्वेश्चन का अगला पैटर्न कागज फोल्डिंग का होता है, और उससे अगला जो लास्ट में है आपका टुकड़े, इन टुकड़ों से मिलाकर कौन सी आकृति बनेगी। ठीक है बेटा, और अगला पैटर्न होता है आपका कि इसमें जो ये आकृति प्रश्न चित्र में छुपी हुई है, ये आकृति इन ए बी सी डी में से किसके अंदर छुपी हुई है। तो बाकी के जो मैंने तीन अभी आपके सामने बताए हैं, ये जो अगली बार की आपकी जो क्लास होगी गणित की, मैं उसमें बता रही होंगी। तो अभी मैं सर को आमंत्रित करूंगी कि मानसिक योग्यता के बाद जोशी सर आप गणित के जो प्रश्न आते हैं उनको बच्चों के समक्ष रखेंगे। तो माइक ओवर टू यू जोशी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। चहल पहल यूं ही बनी रहे, हम विद्यालय उपवन महकाएं, शान है बच्चे विद्यालय की, आओ। चहल पहल यूं ही बनी रहे, हम विद्यालय उपवन महकाएं, शान है बच्चे विद्यालय की, आओ प्रतिदिन विद्यालय हम जाएं। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन का मतलब है सप्ताह के 6 दिन। शैक्षिक नवाचारी संवाद समूह में आप सबका स्वागत है। सभी अग्रजों को मेरा अभिवादन और सभी अनुजों को मेरा यानी प्रेम प्रकाश जोशी का स्नेहिल प्यार। प्यारे बच्चों, गणित की प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे पहले तैयारी के लिए हमारे पास जो प्रश्न आते हैं, कई प्रकार से प्रश्न जो होते हैं वो होते हैं, ये बहुत से प्रश्न यहाँ पर हैं, ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर भी आधारित है, तो थोड़ा हमारा ज्ञान उनके प्रति भी होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को अभी शुरुआत कराता हूं विभाज्यता नियम से। और विभाज्यता नियम के अंतर्गत अभी हमारा विषय रहेगा, हमारे टॉपिक रहेंगे 2 से लेकर 11 तक। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। मान लो आपके पास प्रश्न किसी प्रकार का भी हो सकता है, आप स्वयं भी कोई प्रश्न लिख दीजिए यहाँ पर, जैसे 9999 ऐसा लिख दिया मैंने। मैम मेरी आवाज आ रही ना, हेलो, आवाज आ रही होगी, कहीं मैं बोलता जाऊं और जी सर, नहीं नहीं आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए।
अगर ओके, नहीं ओके, आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके मैम, ओके। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर लिखा है 9999 9999, कोई भी संख्या ले ली मैंने। अब मैं इसी नंबर पर जो है, इसी संख्या पर देखता हूं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, क्या ये 2 से विभाजित है कि नहीं है। नहीं, ये 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि आप ये देखिए बच्चों, इसमें यहाँ पर हमने, अब मैंने 999 लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं, 3470 ये भी ले सकते हैं। क्या ये 2 से विभाजित है? हाँ, this is completely divisible by 2 because there is 0 in unit place. if यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस में, यानी इकाई के अंक पर, इकाई का अंक कौन सा होता है? ये होता है इकाई का अंक, जो यहां पर लिखा जाता है, ये दाहिका है। और इकाई के अंक के स्थान पर अगर 0 है, या 2 है, या 4 है, या 6 है, या 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। If there is 0, 2, 4, 6, 8 in unit place of any number, this number is completely divisible by 2. तो 2 से विभाजित नियम क्या बना? आपके इकाई के अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए? या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। जैसे मैंने पहले संख्या लिखी थी 9999, मैंने लिखा था 4 टाइम 9999, ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 9 है। इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए था? 0 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, और 8 भी नहीं। इन संख्याओं में से जो मैंने नीचे ये लिखी हैं, इनमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर नहीं है, इसलिए दी गई ऊपर की संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। अब हम लेते हैं दूसरी संख्या। अब टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 2 समझ गए आप। अब हम लेते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3। समझ लो मैंने कुछ भी लिया, 3, 4, 9, 7, कुछ भी ले लिया, ये नंबर, कोई नंबर ले लिया। इससे बड़ी संख्या भी आपके सामने आ सकती है। अब पूछा जाएगा क्या ये 3 से कटता है? तो आपको क्या करना है, 3 को, 4 को, जो संख्याएं दे रखी है सबको जोड़ देना आपने। सबको जोड़कर देखिए कितना बन रहा है। 9 और 7 16, 16 और 4 20 और 3 23 बन रहा है। 23 को भी और छोटा कर सकते हैं, इसके बीच में ही प्लस कर सकते हैं आप, ये 5 बन गया। तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। अगर 3 के पहाड़े वाली कोई संख्या आती, 3 आता, 6 आता, 3 होता, 6 होता, 9 होता, कोई भी ऐसी संख्या आती, तब वो संख्या 3 से कट सकती थी। तो हम कह सकते हैं ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं है। दिस नंबर इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द ऑल डिजिट्स इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। यानी डिवाइड तो होते हैं लेकिन रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है इसमें, और शेष नहीं बचना चाहिए, शेष 0 आना चाहिए। तो ये 3 के लिए था, और यही 9 के लिए भी लागू होता है। 9 के लिए भी यही करना है जो 3 के लिए करना है। तो हमने अभी 3 टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कर दी है, 3 विभाज्यता नियम कर दिया हमने, 2 का कर दिया है, 3 का और 9 का, क्योंकि एक जैसे थे वो। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पर। देखो बच्चों, संख्याएं तो आपके सामने आती रहेंगी बहुत सारी। अब आपने देखना है कि वो कटती है कि नहीं कटती है। मैं संख्याएं बदल बदल के अपनी तरफ से लिख रहा हूं, आपको मेथड क्लियर करना है, क्वेश्चन नहीं, संख्याएं नहीं रटना है। कुछ भी संख्या हो सकती है, 4, 3, 2, 7, कुछ भी हो सकता है, ऐसे छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी। के देखते हैं, लास्ट के 2 नंबर ले लीजिए आप, 2 डिजिट ले लिया आपने, यानी यूनिट प्लेस पर और टेंथ प्लेस पर, यानी आपने इकाई का अंक और दहाई का अंक दोनों एक साथ ले लिए। और क्या आ रहा है इनका, या तो यहाँ पर 0 0 होता, या तो यहाँ पर क्या होता है, जो 4 से पूरी तरह से कट जाती, जैसे 28 होता तो 4 से 28 कटता है, तब हम कह सकते थे कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कटेगी। अब ये संख्या बहुत बड़ी हो सकती थी, 9, 7, 3, 4, 6, 8, कुछ भी हो सकता था। हमने लास्ट के 2 नंबर ही लेने, यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस के 2 डिजिट उठाई हमने। 68 68 क्या 4 से कटता है? भाग देकर आप देखेंगे, अगर पूरी तरह से कट रहा है तो ये पूरी की पूरी संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो 4 से कटेगी। अब 8 के लिए भी यही मेथड है, फर्क सिर्फ ये है कि एक संख्या और ले लेनी है आपने उसमें। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ
4 और 8 एक जैसा है। 8 के लिए हम क्या लेते हैं, 3 संख्या लेते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा के 3 अंक लेते हैं, जबकि हम 4 के लिए केवल इकाई और दहाई के अंक लेते हैं। एक बार फिर बताता हूं मैं, जैसे मैंने कोई संख्या ले ली है, अब कोई भी संख्या हो सकती है, जैसे 6 4 8 3 2 9 5 7 2 5, इतनी बड़ी संख्या आ गई, तो आपने क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए। तो 4 वाले के लिए 2 लेने हैं। और अगर आपने क्या करना था, तीनों आपने अगर 8 के लेने थे तो 8 के लिए क्या करेंगे आप, 8 के लिए आप जैसे 4 8 7 9 5 6 4 3, कोई भी संख्या होता है उसमें 3 लेने हैं आपने, इकाई, दहाई और सैकड़ा के। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कितने करा दिए अभी तक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको 2 की करा दी है, 2 की हो गई है, और 3 की भी करा दी है, 4 भी हो गया है। अब बारी आती है 5 की। मैं आगे पीछे करा सकता हूं, आप केवल मेथड देखिए। 5 के लिए 5 का पहाड़ा आपको पता है क्या होता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आपको पता है। हर बार क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी यूनिट प्लेस पर किसी भी संख्या के अगर 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है और 0 है, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से कटेगी। इफ देयर इज 0 और 5, और कहा मैंने, और का मतलब और नहीं, या ओ आर, 0 और 5 दोनों में से कोई भी एक संख्या यूनिट प्लेस पर अगर आ रही है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह से कटेगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल के तौर पर हम ये रखते हैं, हमने रखा 7570, दूसरी संख्या 9535, ये दोनों संख्या कटेंगी क्योंकि इसके भी यूनिट प्लेस पर 0 है और यहां भी 5 है। तो ये होगी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 5। यूनिट प्लेस पर क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। 10 के लिए भी ऐसा है, लेकिन 10 के लिए नियम कौन सा लगेगा, ये वाला, ऊपर वाला। 10 का पहाड़ा आप जानते हैं, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, तो 0 0 0 लास्ट में आ रहा है। किसी भी संख्या के कितनी बड़ी क्यों ना संख्या आ जाए, उसके लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 10 से कटेगी और 5 से भी कटेगी। इस तरह से हमने अभी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कितने कर लिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हमने अभी किए, एक तो 2 का कर लिया है, 3 हो गया, 4 का भी कर लिया था हमने यूनिट प्लेस और 10 प्लेस दोनों नंबर लेकर, 8 का भी कर लिया था, 5 का भी हो गया, 10 का भी हो गया और 9 का भी हो गया था, जो 3 का है और 9 का है। एक बार इनकी पुनरावृत्ति देखते हैं अभी तक जो हमने किए हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, 2 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 2 4 6 एंड 8 हो, यानी 2 0 0 2 4 6 8 और 0 ये हो तो 2 से कटेंगी। 3 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, जो भी अंक आपके पास दिए हैं, जितने अंक उसमें हैं, उन सब अंकों को एक बार जोड़कर देखिए क्या आ रहा है। अगर बड़ी संख्या आ रही फिर उसको जोड़िए, फिर बड़ी संख्या आ रही फिर उसको जोड़िए, और जोड़कर लास्ट में देखिए क्या वो 3 के पहाड़े में आता है। यही बात 9 के लिए भी लागू होती है। और 4 के लिए क्या कहा था हमने, इकाई और दहाई, जैसे किसी संख्या में कोई संख्या थी तो हमने कहा था कि उसके इकाई और दहाई के अंक ले लो, वो अगर कटते हैं तो 4 से कटेंगे पूरी तरह से, तो 4 से वो पूरी संख्या विभाजित होगी। 8 के लिए हमने कहा था कि 3 लेने हैं उसमें, इकाई, दहाई और सैकड़ा, यूनिट प्लेस पर, 10 प्लेस पर और 1000 प्लेस पर, ये तीनों मिलकर, सॉरी 1000 नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये 100 प्लेस पर, ये तीनों मिलकर अगर आप लेते हैं तो ये तीनों संख्याएं 348 को आपने 8 से काटना है, 8 से विभाजित करना है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या है और उसके इकाई, दहाई, सैकड़ा के अंक अगर 8 से पूरी तरह से कट रहे हैं तो वो संख्या भी कटेगी, और अगर शेष बच रहा है तब नहीं कटेगी। और 4 के लिए भी बता दिया हमने, 5 के लिए भी बताया था, यूनिट प्लेस पर यानी इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 हो। जैसे ये संख्या है, ये वाली नहीं कटेगी, ये वाली नहीं कटेगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है, और इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए 5 के लिए, 0 5 0 5 0 5, दोनों में से एक होना चाहिए। 10 के लिए क्या होना चाहिए, 0 0 0 होना चाहिए, केवल 0 केवल 0 केवल 0, इस तरह से। और एक बात और है, 8 से वो संख्याएं भी कटेंगी जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 हो।
3 जीरो हो वो भी कटेंगी, और 4 से वो भी कटेंगी जिनके इकाई के स्थान पर 0 0 हो, 2 जीरो भी हो तो कटेगी। 4 से देखो 100 नहीं कटता है, 100 के इकाई के स्थान पर क्या है 0, और दहाई के स्थान पर क्या है 0। तो इस तरह से ये संख्याएं पूरी तरह से किससे कटेंगी, जिनके इकाई के स्थान पर 0 भी हो, 2 जीरो हो तो 4 से कटेंगी। 8 से नहीं कटते 100, 100 8 से नहीं कटता है, लेकिन 1000 को अगर भाग देंगे तो वो कटेगा। तो इस तरह से आपने इतने सीखे। अभी और जो जो रह गए उनको देखते हैं। अब क्या रह गया हमारे पास, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 रह गया। 6 और 3 में देखो बेटा, जो संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी, यानी कि जिसके ऊपर, जिस संख्या के ऊपर दोनों नियम एक साथ लागू होंगे। एक साथ कैसे, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 हो गई, तो हम समझ सकते हैं ये संख्या 6 से कट सकती है। सकती है क्या, मैंने अभी कटेगी नहीं। अब फिर 3 वाला नियम भी लगाओ उस पर, कि सभी को अंकों को जोड़कर वो भी संख्या 3 से कटती है। तब दोनों नियम जिस पर लागू होंगे, यानी 2 वाली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी और 3 वाली भी जिस पर लागू हो जाएगी, वो संख्या निश्चित ही 6 से कटेगी। तो 6 भी हो गया हमारे पास। अब रह गया 7 और कौन सा रह गया, 11। 7 और 11 रह गए 2। ये बहुत अच्छे हैं दोनों, इनको समझिए आप। अब देखिए बच्चों, वैसे तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, कभी कोई संख्या आपके सामने एकदम से आ जाए और जिस संख्या में, किसी भी संख्या में अगर लिखा हो 6 बार 1, 3 4 5 6 बार, या 2 लिखा है 6 बार, ये देखो कितनी बार लिखा, 1 2 3 4 5 6, ठीक, या 3 लिखा हो, या 4 लिखा हो, या 5 लिखा हो, या 6 लिखा हो, या 7 लिखा हो, या 8 लिखा हो, या 9 लिखा हो, 9 9 9 9 9 9, 6 बार लिख दिया मैंने। हाँ, तो इस प्रकार से कोई भी संख्या 7 से कटेगी। आप 1 को 6 बार लिख दीजिए और 7 से भाग देना, आपको आंसर लास्ट में क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी शेषफल 0 आना चाहिए। या 3 को भी 6 बार लिख दीजिए, या 4 को भी 6 बार लिख दीजिए। इस तरह से एक तो ये है। लेकिन कभी कभी आपके सामने कोई और संख्या आ जाए, तब कैसे करेंगे। तब देखो बच्चों, तब क्या करना है आपने, जैसे आपके पास संख्या आई 9 7 3 आ रखा है, इसको डबल कर दीजिए, 3 दूनी 6, और 97 में से माइनस कर दीजिए इसको। 97 में से इसको यहां से हटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, डबल किया ना आपने इसको, और 9 में से 6 को घटाइए, 1 आ गया, फिर बच गया 9। इस 91 को आप, ये मेथड आप कई बार लागू कर सकते हैं। ऐसा नहीं बहुत बड़ी संख्या हुई तो क्या करेंगे, फिर ये लास्ट वाले को डबल कर दीजिए, यानी 8 ये बन गया 1, और 9 में से 1 गया 8, सॉरी इसको डबल करना था, डबल नहीं किया मैंने, 1 2 नहीं 2 हो गया, तो 9 में से 2 चला गया, 2 डबल करना था, बन गया 7। हाँ, ये संख्या 7 से कटेगी। अब इसको आप भाग देकर देखेंगे तो कटेगी ये 7 से। 7 एकम 7 बन रहा है, बचेंगे 27, 7 के 21, 7 के 21 बचेंगे। हाँ, 7 में 63 कट रही है, संख्या 7 से कट रही है। तो आपको मैंने थोड़ा जल्दबाजी में बताया होगा, दोबारा बताता हूँ इसको एक बार फिर। अब देखो बच्चों, एक संख्या फिर और लेते हैं हम यहाँ पर। हम ले लेते हैं 4 8 7 9 5 3। तो प्यारे बच्चों, करना क्या है, इस संख्या को डबल करना है आपने। 3 को डबल किया, यानी 3 दूनी 6। अब 6 को माइनस करेंगे, कोई भी संख्या जब आ जाएगी आपके पास, तो उसके लास्ट के संख्या को फिर डबल कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए, फिर कोई नई संख्या आएगी। इस तरह से वो संख्या छोटी 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 होती जाएगी। और लास्ट में अगर 7 आता है, या 14 आता है, या 7 के 21 आता है, 7 चौक 28 आता है, 7 पंजे 35 आता है, यानी 7 के पहाड़े वाला आता है, तो वो संख्याएं 7 से कटेंगी। अब आपके सामने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 1 to 10 मैंने बता दिया। एक और बताता हूं, फिर आपको कुछ और क्वेश्चन कराता हूं। अब आपके सामने अगला हमारे पास है 11 का। तो 11 के लिए क्या करना है बच्चों, आपने जैसे कोई संख्या आपके पास है 4 8 8 9 0 9, कुछ भी दे रखा है, ऐसे कुछ दे रखा है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आपने ऐसी लाइन खींचनी है और एक तरफ लिखना है विषम संख्या के स्थान वाले अंक। तो यहां से शुरू कीजिए, आप इकाई से शुरू करेंगे। आप देखिए, ये विषम स्थान पर है, विषम स्थान पर है। एक विषम स्थान होता है, 2 सम स्थान होता है, 3 विषम स्थान होता है, 4 सम स्थान होता है, 5 विषम स्थान होता है। ये विषम स्थान के अंक ये है, देखो ये विषम स्थान के अंक है। आप इनको लिख दीजिए, विषम स्थान के अंक आपने लिख दिए इधर, 9 8 4, और सम स्थान के अंक इधर लिख दीजिए। आगे पीछे भी कर सकते हैं आप इसको, ये 0 9 और 7। अब इनको जोड़िए, इधर वालों को इनको जोड़िए,
जब घटाकर देखेंगे आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, और अगर 0 आता है, अगर क्या आता है, शून्य घटाने पर, यानी आप फिर समझिए इसको, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का अंतर। अंतर क्यों कहा मैंने? क्योंकि सम स्थान के अंक अलग आएंगे और विषम स्थान के अंक अलग आएंगे, और उनका अंतर अगर 0 है, उनका डिफरेंस अगर क्या है आपके पास, 0 है या 11 है या 22 है, यहां पर लिखा है 11 है, 0 है या 22 है या 33 है या 44 है, यानी 11 के टेबल में अगर आता है तब वो संख्या 11 से कटेगी। इसको एक बार फिर समझिए। अब मैं फिर एक बार पुनरावृत्ति जरूर कराऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो प्यारे बच्चे देखिए आप, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक मैंने आपको कराए। तो देखिए आप, सबसे पहले 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? जिनके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? जब सब अंकों को जोड़ दिया जाए और जोड़ने पर वो संख्या 3 से कटती हो। यही 3 के लिए है। और 6 के लिए 2 और 3 दोनों के नियम लागू होंगे। अब 4 की बात आती है। 4 में इकाई और दहाई के अंक, जैसे कोई संख्या है 3, 4, 7, 8, इसमें ये दोनों इकाई और दहाई के अंक एक साथ लेने हैं, इनको भाग करना है। या तो 0 0 हो तो भी कटेगी, 2 0 हो तो भी कटेगी, इनको भाग करना है तब हो जाएगा, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ पर 0 और 5 होना चाहिए, यहाँ पर 0 और 5 होना चाहिए। 10 के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। 7 के लिए क्या कहा मैंने कि लास्ट वाली संख्या को डबल करना है और पहले वाले में से घटाना है। और ये नियम कई जगह लागू हो सकता, कई बार लागू हो सकता है। संख्या बहुत बड़ी होगी तो आप इस तरह से कर करके आगे बढ़ सकते हैं। 8 के लिए 3 लेने हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा सैकड़ा। और 9 के लिए क्या करना है? जो 3 का नियम है। 10 भी हो गया। और 11 के लिए क्या करना है? कोई भी संख्या आपके सामने आई तो आपने क्या करना है? उस संख्या के सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक। आप सम और विषम में गलती मत करना। आप 4, 8, 6, 8, 9 है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है, ये विषम स्थान है। तो विषम स्थान के अंकों को अलग कर दो और सम स्थान के अंकों को अलग कर दो, और दोनों का अंतर देख लो कितना आ रहा है। अंतर अगर आपके पास 0 आ रहा है या 11 आ रहा है या 22 आ रहा है, 11 के पहाड़े में अगर आ रहा है, इसका मतलब वो संख्या 11 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। अब हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। अभी काफी समय हमारे पास। प्रश्न हमारे सामने कई प्रकार के आ सकते हैं। कई बार हमारे सामने कोई संख्याएं बड़ी आ जाती हैं जिनमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी नहीं लगती है। लेकिन देखो इस प्रश्न में, आप जरा प्रश्न नंबर 10 को ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 10 में देखिए यहाँ क्या दिखा रहे हैं, 95, 95, 95। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न कई बार आ जाते हैं और बच्चे कुछ गलतियां करते हैं। मैं बता देता हूँ किस प्रकार की गलतियां हो सकती हैं उनसे। जैसे मैंने कई बार प्रश्न किया बच्चों से कि 206 को या 208 को 2 से भाग कर दीजिए। तो कई बार कई बच्चे ऐसे करते हैं। शुरुआत में जब हमारे पास 6th में बच्चे आते हैं तो करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने दूसरा दिया, बदलता हूँ मैं क्वेश्चन को। मैं इस प्रकार का प्रश्न देता हूँ उनको। सबसे पहले जैसे बच्चे आते हैं, मैं कहता हूँ कि 216 को आप 2 से भाग कर दीजिए। तो बच्चे कैसे करते हैं? 2 एकम 2 और फिर 16 सीधा उतारते हैं और 2 अठे 16, 18 कर देते हैं। ध्यान रखिए, आप जब 2 संख्याएं एक साथ उतारते हैं तो एक संख्या तो उतर गई, यानी एक उतार दी थी आपने और 2 से भाग नहीं जा रहा है, वो छोटी संख्या है। तब आपको एक संख्या और उतारनी पड़ी, तब आपने 0 बढ़ानी थी और तब उतारनी थी वो संख्या। ऐसे नहीं उतार सकते उसको। यानी कि इसको फिर देखिए, करना ऐसा था इस क्वेश्चन को, और बच्चे गलती करते रहते हैं। कई बच्चों ने देखा 216 है, जैसे आपने 2 से भाग किया तो 2 एकम 2 और उतारा आपने 1। अब भाग नहीं जा रहा है, न जाने का 0 बढ़ाया पहले और तब उतारी दूसरी संख्या। यानी 2 संख्या जब एक साथ पैरेलल उतर रही हैं तब आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब इस तरह से। तो ऐसे प्रश्न भी आपके सामने आ सकते हैं। तो यही प्रश्न भी इसी प्रकार का है। देखो आप, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95। कई बच्चे उसका आंसर 555 लिख सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चन कुछ अलग ढंग से इसमें तो ये पूछा है कि किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित हो रहा है, तो आपको बारी बारी से सब संख्याओं से विभाजित करना पड़ेगा इसमें।
यानी 19 से विभाजित हो रहा है, 17 से नहीं हो रहा है, 47 से भी नहीं हो रहा है, और 37 से करोगे विभाजित हो जाएगा, तो 37 इसका आंसर आएगा। आपने इसको भाग करना पड़ेगा। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक लिमिट तक लगती है, पर कुछ क्वेश्चन टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के भी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटे, एक कार पार्क में, एक कार पार्क है जहां कारें खड़ी होती हैं, 14 पंक्तियां हैं। अब कार पार्क में कितनी पंक्तियां बताई? 14। तो 14 है इसमें, ऐसे पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 ऐसे, और प्रत्येक पंक्ति में 14 पंक्तियां हैं टोटल। ये पंक्तियां कितनी है? 14, और प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के लिए स्थान है, 420। तो कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है? आपको दोनों को गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो इसमें कौन सा हो सकता है? बड़े से बड़ा देख सकते हैं आप, 5880 हो सकता है। आपने इसे गुणा करना है। फिर से समझिए, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, पंक्तियां देखो ऐसे लाइनें हैं, और एक लाइन में 420 है कारें, तो दूसरे में भी 420, तीसरे में भी 420, तो 14 बार यानी कि गुणा हो रही है। तो 14 से 420 की आप गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार से 14 गुणा 420 लिखे, या 420 गुणा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, आपके पास अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए। 26 कमरे हैं 26, और पौधे लगाए गए कितने? 26 तो कमरे हैं, एक कमरे में 4 पौधे हैं, तो 26 कमरों में 26 गुणा 4 पौधे, और एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है। तो जो ये पौधे बने, कुल प्रत्येक में 2-2 कप गए पानी, तो कितना बन गया? कितने कप डाले गए? इन सबकी गुणा कर देंगे, जो गुणा करके आएगा वही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार से स्टार की जगह क्वेश्चन देखो बेटे, स्टार में किस मान के लिए इसको पूर्णतः विभाजित होगा? स्टार की जगह बारी बारी से रखना आपने, कभी 1, कभी 3, कभी 5 और कभी 7। अब रखेंगे, इसमें 5 आएगा इसका उत्तर। मैंने इसे करके देखा है। आप बारी बारी से पहले 5, 6, 1 और इसे रखकर देखेंगे कि 13 से, क्योंकि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने आपको 11 तक बताई है, बाकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी सर बताएंगे आपको, हमारे बहुगुणा सर, सॉरी बड़ोला सर। अब प्यारे बच्चों अगला देखो आप, अगर किसी कारण से आज बड़ोला जी नहीं आए तो नेक्स्ट वीक आपके साथ होंगे। अब देखो बच्चों, आपके पास अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो तीसरे निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न हैं। 3 संख्याएं दे रखी है, तो आप 3 संख्याएं ये भी ले सकते हैं। मैं आपको ऐसा मेथड बताता हूँ जिससे आसानी से हो जाए। देखो बेटे, 3 संख्याओं का गुणनफल समझ लो, एक x है, दूसरा y है, और तीसरा z है। आप 3 संख्याओं को लिख दिया आपने, और इनका गुणनफल, हम इनकी गुणा ही कर रहे हैं। ये इंटू का साइन लगा है, दशमलव नहीं है, ये गुणा का चिन्ह है, इंटू का साइन है। ये है 7980। ये आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, और इनमें से 2 संख्या है, आप कोई भी 2 ले लो, इनको ले लो आप। इनका गुणनफल पहले से दे रखा है 228, यानी आपको x का मान निकालना है, और 228 ये कहाँ जाएंगे? नीचे। पक्षांतरण करने पर जो गुणा का होता है वो कहाँ आ जाता है? भाग में। मैंने पहले भी आपको बताए थे, और एक बार फिर अभी आपको रिवीजन भी करा दूंगा मैं पक्षांतरण वाले प्रश्नों का। तो देखो, x की जगह x है, y z को हम जहां पर है वो गुणा में है, लेफ्ट हैंड साइड में वो गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो किस में जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 7980, और x सर 7980 है, और उसके नीचे कितना आ गया? दोनों का गुणनफल, यानी y और z आपके पास दे रखा 228। अब आपने 228 से काटना है। अब क्या करते हैं बच्चे, इस प्रकार के प्रश्नों को काटते समय एक गलती करते हैं, वो सीधा डिवाइड करना शुरू करते हैं। इतनी बड़ी संख्या को इतनी जरूरत नहीं है। जैसे आपके पास ऊपर दे रखा है 220 और नीचे दे रखा है अगर 28, तो क्या कर सकते हैं? आप 200 से डिवाइड कर दीजिए, 110, 2 से इसे भी काट दीजिए, ये 14 दूनी 28 हो गया। फिर काटिए, ये 2 से फिर कटता है 55, फिर इसे 2 से काटिए 7, तब तक काटते जाएगी जब तक ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आता है। तो इस प्रकार की गलतियां बच्चों से होती हैं कि वो डायरेक्ट भाग करना शुरू कर देते हैं, और उसमें उनको काफी देर लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए बच्चों, आप इस प्रकार के प्रश्न में भी कई बच्चे जाने अनजाने में थोड़ी बहुत गलती करते रहते हैं। जैसे योगफल ज्ञात कीजिए, तो उसको क्रम से नहीं लगाते हैं। आज मैंने स्कूल में ही बच्चों से क्वेश्चन पूछा, कुछ बच्चे 6th में आए थे मेरे पास। मैंने उनको ये कहा है कि 5.5 और 5.05 और 5.50, इनमें से बताओ कि कौन सी संख्याएं बराबर है। तो थोड़ा बताने में उनको दिक्कत हुई,
ये पॉइंट का साइन दिख रहा होगा आपको बच्चों, अगर साफ नहीं है तो मैं दोबारा लिखता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास 5 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया मैंने 7.5, और यहाँ पर है 5.5, और नेक्स्ट है 5.05, और नेक्स्ट है 5.50। अब इनमें से मैंने पूछा कि बताओ बच्चों कौन सी दो संख्याएं बराबर हैं, बच्चे बता नहीं पाए। तो बच्चों ये दोनों बराबर है, ये भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। क्यों बराबर है? दशमलव के बाद हमारे पास, इसको क्या पढ़ेंगे हम, अगर पैसों रुपयों में पढ़ना चाहते हैं हम, रुपये पैसे में, तो ये है 5 रुपये 50 पैसे, ये वाला 5 रुपये 50 पैसे, ये है 5 रुपये 75 पैसे, ये है 5 रुपये 5 पैसे, और ये वाला है 5 रुपये। और मन में क्या शंका आ रही हो कई बच्चों की, 5 पैसा नहीं, ये 5 पैसा नहीं है, 50 पैसा है, ये 50 पैसा है। इसके आगे हम जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा भी आता कि ये कितने रुपए पैसे है, अगर हमारे पास ऐसा भी लिखा आता है कि 5.5 और जीरो, ये कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, इसको पढ़ना भी ऐसे ही है, क्योंकि रुपए पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, हम दशमलव के 2 स्थान तक ही पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ना ऐसे ही है, 5 रुपये 50 पैसे पढ़ना है इसको, चाहे उसके पीछे एक जीरो और लगी हो, चाहे एक और लगी हो, चाहे एक और लगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने उतना ही पढ़ना है दशमलव के 2 स्थानों तक ही, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। लेकिन अगर ये किलोमीटर वाला या किलोलीटर वाला क्वेश्चन आ जाए, तब हमें दशमलव के 3 स्थानों तक पढ़ना है। जैसे ग्राम में आता है, तो ये है 5 किलोग्राम और 500 ग्राम, इसको हम उसमें 3 स्थान तक क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो मैं आपको अभी बता रहा था बच्चों की, मैंने आपको बताया था कि मैं ये, एक मिनट है, यहां से लाता हूं क्वेश्चन। पहले भी आपको इस प्रकार के प्रश्न करा चुका हूं मैं, पक्षांतरण करने वाले। पक्षांतरण में जैसे है 4x+7 बराबर 15, तो पक्षांतरण में क्या होगा, जो प्लस का होगा वो दूसरे पक्ष में जाकर माइनस का हो जाएगा। ये उधर जाकर ये प्लस का है, ये दूसरे पक्ष में जब जाएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता, यहाँ माइनस का होता, इसने उधर जाके प्लस का हो जाना था। ये गुणा का है तो इसने भाग का हो जाना है, और ये भाग का है तो इसने गुणा का हो जाना है। इस प्रकार से आप इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपके सामने एक से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है बच्चों, आपने नर्वस नहीं होना बिल्कुल भी। और अब आपके सामने जैसे प्रश्न आ रहा है, किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल और शेष क्या बचता है। देखो बच्चों, इसको देखिए आप, एक पहले प्रश्न छूट गया है, उसे भी बता देता हूं मैं। वो प्रश्न ये था प्रश्न की संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। उसे इतना तो आता होगा आप लोगों को कि 444 और +44 को हम जोड़ रहे हैं, तो कैसे लिखना है, 444 और उसके ठीक नीचे यहाँ से शुरू करना है 44। ये तो कर लेंगे आप लोग, फिर भी आप ध्यान रखना, इकाई के नीचे इकाई होना चाहिए, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे अगर कुछ नहीं है तो जीरो कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं आप। ये इससे पहले वाला प्रश्न था, इसलिए जोड़ का प्रश्न था, इसलिए जानबूझ के वो दिया गया है, क्योंकि उसमें किसी में 2-2 अंक है, किसी में 3-3 अंक है। अब आप क्वेश्चन नंबर इसको देखिए, 16 को देखिए बच्चों। इसमें है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है, तो संख्या कौन सी होगी, किस संख्या में। तो बच्चों आप समझ लो संख्या x है। अब किससे भाग देने पर, 17 से भाग दिया आपने, भाग देने पर भागफल कितना आ गया, 23 आ गया। आप यहां भी लिख सकते, यहां भी लिख सकते थे, और शेष कितना रह गया आपका 7। तो इसके लिए क्या, ये कहलाता है भाज्य, और ये भाजक, भाज्य ये है, ये भाज्य है, और ये भागफल है, और ये भाजक है। भाज्य यानी जिसे भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और भाजक जिससे भाग देते हैं। जैसे आपके सामने अभी ये आ रहा है, देखो आपने x को भाग दिया था 17 से, और जो भी आपका भागफल आता है 16 आ गया, माना कुछ भी आ गया, और शेषफल हो सकता है 5 आ रहा हो, तो इसमें ये क्या कहलाएगा, भाज्य, और ये है भाजक, और ये है भागफल, और ये है लास्ट में जो बचता है वो है शेषफल। तो सूत्र क्या बना, सूत्र देखिए आप, ये बना आपका भाज्य बराबर, यहां मैं सूत्र लिख देता हूं, इस सूत्र को आपने याद करना है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस
रिमाइंडर यानी शेष, शेषफल भी कह सकते हैं शेष। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। सूत्र क्या हुआ? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेष। इस सूत्र के आधार पर आप उस प्रश्न को कर सकते हैं जो आपके सामने लास्ट में आया था, यहां पर आया था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, इन दो संख्याओं में क्या जोड़ना चाहिए कि योगफल ये प्राप्त हो। अब देखिए इसमें इन दो संख्याओं में क्या जोड़ना चाहिए। इसको दो संख्याएं दे रखी है, माना x और y दे रखी है, आपके पास संख्याएं कुछ भी आ सकती हैं। क्या जोड़ना चाहिए? माना आपने इसमें z जोड़ा, आपको योगफल कितना प्राप्त हुआ? 12850। इस प्रकार समझिए इस प्रश्न को। आपने क्या किया, इसमें दो संख्याएं दे रखी थी आपके पास, समझो x और y है, उसमें पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, x और y को जोड़ दीजिए, यानी 5618 और 3845 को जोड़ दीजिए, और जो उत्तर आ जाए, ये वाला जो आंसर आएगा, ये यहां से हटाना है हमने, यानी पक्षांतरण करना है, क्योंकि मान हमें किसका चाहिए? z का। तो ये यहाँ किसका था? प्लस का, और ये उस पक्ष में जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। बस यही आपका आंसर है। फिर इन्होंने लिखा है कि 5618 और 3845 में और क्या जोड़ना चाहिए। इसको ऐसा लिखना चाहिए था, 5618 और 3845 के योग में क्या जोड़ना चाहिए कि ये प्राप्त हो, क्योंकि योग तो दिखाई नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि उसमें क्या जोड़ना चाहिए, उसमें क्या जोड़ना चाहिए। दो क्वेश्चन भिन्न भिन्न दिखा रहा है। तो क्योंकि हमारे पास आंसर 4 ही है, इसलिए हम इसको ये मान के चल रहे हैं कि इनके योग ही पूछे जा रहे हैं। ये तो इनका योग कर दीजिए पहले, यहाँ पर जो भी आएगा वो इनका योग होगा। क्या जोड़ना चाहिए? z जोड़ना चाहिए कि प्राप्त क्या हो रहा है? इतना हो रहा है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पक्षांतरण करना है। ये प्लस का है, और जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न जब आपके सामने आएंगे तो आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, कुछ ऐसे प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते हैं, जैसे आपके पास कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एल का मान कितना होता है? 50 रोमन अंकों वाला। सी का मान कितना होता है? डी का मान कितना होता है? एम का मान कितना होता है? और किस प्रकार से आप कोई संख्या दी होगी कि आप उसको रोमन अंकों में लिखो। तो इस प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक से एक प्रकार के प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं। और एक प्रश्न और था, मैंने आज पूछा था क्लास में, तो मुझे लगा कि आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न ये था, मैंने बच्चों से ये पूछा कि 1:0 प्लस 2:0 प्लस 3:0 का मान क्या हुआ। तो बता दिया बच्चों ने कि इसका मान 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और इसका भी 1 होगा। किसी संख्या की घात अगर 0 होता है, उसका मान क्या होता है? 1 ही होता है। x की घात 0 हो तो भी 1 ही होता है, 100 की घात 0 हो तो भी 1 ही होता है। तो हमारा आंसर क्या आया? दो तीनों को जोड़कर 3 आ गया। लेकिन कई बार एक गुणा का चिन्ह अगर हो गया तो बच्चे फिर 3 ही लिख देते, लेकिन नहीं, जब गुणा का चिन्ह होगा तब क्या होगा? एक एकम 1, तब 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप धैर्यपूर्वक उनको करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। और प्यारे बच्चों, इसके साथ ही धैर्यपूर्वक मुझे सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। माइक ओवर टू अधिकारी सर। सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू मैम, आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए जैसे भी हो। जी सर, धन्यवाद। तो प्यारे बच्चों, आज आपने देखा कि पहले सेक्शन में जो हमने आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन बताए थे, और दूसरे सेक्शन में आपने सर से सीखा कि डिविजिबिलिटी के रूल सीखे, और कुछ अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके प्रकार देखे, और वो किस प्रकार से हल किए जाते हैं हमने उनको समझा। तो बेटा, ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से हम कंटिन्यू रखेंगे, और कल भी आप इसी प्रकार से जुड़ेंगे, और जो भी आपका विषय है और जो भी हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको उस विषय की और उस टॉपिक की जानकारी दे रहे होंगे। तो सभी प्यारे बच्चों का और जो मेरे साथी हैं जुड़े हुए, उन सभी का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करती हूँ, और प्यारे बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं उनकी पढ़ाई के लिए। तो हम सभी अब विदा लेते हैं, तो आप लेफ्ट कर सकते हैं बेटा। तो फिर कल मिलते हैं 6:30 बजे पुनः शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेस में। बाय बेटा, बाय। थैंक यू मैम।
आपका भी और जो लोग जुड़े हैं, बहुगुणा मैम, सर, सबका आभार, धन्यवाद।